प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेखा अजवानी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आज आपसे मानचित्र प्रक्षेप डिस्कस करूंगी। हम बीए पार्ट थर्ड का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जब सिलेबस देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैप प्रोजेक्शंस कवर करते हैं और इसीलिए हमें अपने अध्ययन की शुरुआत, प्रैक्टिकल के अध्ययन की शुरुआत थर्ड ईयर में इसी से करनी चाहिए। मैप प्रोजेक्शंस वस्तुतः ग्रिड है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल जब त्रिविमीतीय पृथ्वी को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो उसे हम ग्लोब कहते हैं, लेकिन जब यही जाल त्रिविमीतीय पृथ्वी को प्रदर्शित करने के लिए द्विविमीतीय समतल सतह पर बनाया जाता है तो हम उसे प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप ऑन द स्केल मापक के आधार पर बनता है और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इतनी विशाल त्रिविमीतीय पृथ्वी को समतल कागज पर एक साथ उकेरना संभव नहीं है। इसलिए हम पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग अप्रोप्रिएट प्रक्षेप बनाते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के मानचित्र को वहाँ पर अंकित किया जा सके, बनाया जा सके और जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाए उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, हम अपने अध्ययन को प्रॉपरली कर सकें, समुचित तरीके से कर सकें, हम भावी नियोजन प्रॉपरली कर सकें। इसके लिए प्रक्षेप बहुत ज़रूरी है। चाहे पृथ्वी का भौतिक अध्ययन करना हो, चाहे राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, आर्थिक अध्ययन करना हो, प्रक्षेपों की आवश्यकता हमेशा होती है, क्योंकि प्रक्षेपों पर निर्भर या प्रक्षेपों के आधार पर बनाए गए मानचित्र सर्वोपयुक्त होते हैं। प्रक्षेपों को हम मोटे तौर पर कुछ वर्गों में विभक्त कर सकते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस कैन बी डन ऑन द फॉलोइंग मैनर। जो प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है, उसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, प्रकाश के आधार पर। ये कहलाते हैं पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। संदर्श प्रक्षेप और असंदर्श प्रक्षेप। यहाँ लाइट का या प्रकाश का तात्पर्य ये है कि जब हम ग्लोब पर किसी एक स्थान पर कागज रखते हैं और दूसरे स्थान पर प्रकाश का स्रोत रखते हैं, मान लीजिए एक बल्ब रखते हैं, तो उस प्रकाश के कारण ग्लोब पर बनी हुई अक्षांश और देशांतर रेखाओं की छाया कागज पर किस प्रकार पड़ती है, उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की छाया को हम प्रक्षेप का आधार बनाते हैं और वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को जहाँ पर कागज रखा है समुचित तरीके से प्रदर्शित करता है। ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, संदर्श प्रक्षेप है। इसमें हम आगे अगर बात करें तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में हम ये देखते हैं, बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो इसके आधार पर और होता है कि प्रकाश, मान लीजिए ग्लोब के मध्य में प्रकाश का स्रोत है, आपने एक बल्ब लगा दिया और ग्लोब के एक ध्रुव पर समतल कागज रख दिया, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, लेकिन दोनों पर एक साथ नहीं, किसी एक ध्रुव पर आपने कागज रख दिया तो उस पर जो छाया पड़ेगी वो ध्रुवीय क्षेत्रों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाएगी। इसी प्रकार अगर आपने किसी ग्लोब के चारों तरफ कागज लपेट दिया और ग्लोब के बीच में आपने प्रकाश का स्रोत रख दिया तो उस कागज पर, वो जो बेलनाकार रूप से कागज लिपटा हुआ है ग्लोब के चारों ओर, उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कैसी छाया पड़ेगी वो बेलनाकार प्रक्षेप का आधार बनता है। अगर हम ग्लोब के ऊपर शंकु बनाकर कागज का उस पर लगा देते हैं और प्रकाश उस पर डालते हैं, तब उस पर्टिकुलर वो शंकु जहाँ पर ग्लोब को टच कर रहा है, जिस अक्षांश रेखा पर टच कर रहा है, उस अक्षांश रेखा के आसपास के क्षेत्र सबसे उपयुक्तता से सही तरीके से प्रदर्शित या शुद्धता के साथ प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इस तरीके की जो कंसेप्ट होते हैं जिसमें हम प्रकाश का स्रोत एक जगह रखते हैं और कागज दूसरी जगह रखते हैं और फिर जो प्रकाश के आधार पर जो छाया अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कागजों पर पड़ती है उसके आधार पर जो प्रक्षेप बनते हैं वह प्रक्षेप संदर्श प्रक्षेप कहलाते हैं। जब हम आगे प्रक्षेपों की रचना पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक परिचय दे रही हूँ प्रक्षेपों के वर्गीकरण का। असंदर्श प्रक्षेप वो होते हैं जिनमें प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाता है, अन्य विधियों से, मैथमेटिकल मेथड से, गणितीय विधियों के द्वारा उनकी रचना की जाती है, ये कहलाते हैं असंदर्श प्रक्षेप। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना विधि के आधार पर, किस तरीके से रचना की जा रही है उसके आधार पर भी प्रक्षेप का नामकरण किया जाता है। इनमें हम कहेंगे कॉनिकल प्रक्षेप,
शंक्वाकार प्रक्षेप, जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोब के ऊपर या नीचे हमने एक कागज का शंकु बनाकर अगर रख दिया, कागज का एक कोण बनाकर रख दिया, तो वो शंक्वाकार प्रक्षेप कहलाएगा। सिलेंड्रिकल प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, जिसमें हम ग्लोब के चारों तरफ बेलनाकार रूप से कागज को लपेटते हैं और उसके बाद उस पर प्रकाश का स्रोत बीच में रखकर और उसके आधार पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनता है, जो छाया पड़ती है, जो शेडो आता है उस कागज पर, उसके आधार पर प्रक्षेप की रचना की जाती है। ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है। इसके बाद जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल प्रोजेक्शन जो है वो अभी आपके सिलेबस में पोलर केस है, ध्रुवीय क्षेत्र है, जिसमें हम कागज को एक ध्रुव पर रखेंगे, प्रकाश का स्रोत हम मध्य में रख सकते हैं, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर अगर कागज है तो दक्षिणी ध्रुव पर हम प्रकाश का स्रोत रख सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रक्षेपों की रचना होती है वो जेनिथल प्रक्षेप कहलाते हैं, जिनको हम एक विशिष्ट प्रकार से गोलाकार रूप से प्रदर्शित करते हैं। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनको शुद्धता के साथ उकेरने के लिए इन प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, जिनको रूढ़ प्रक्षेप भी कहा जाता है, ये मोटे तौर पर संदर्श नहीं होते हैं, असंदर्श होते हैं, जो मैथमेटिकल विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ कैलकुलेशंस करके इनको ड्रॉ किया जाता है और सामान्यतया ये समस्त विश्व के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि चाहे कॉनिकल प्रोजेक्शन हो, चाहे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हो, चाहे जेनिथल प्रोजेक्शन हो, ये सभी प्रोजेक्शंस जिस क्षेत्र में, जिस हिस्से में कागज टच करता है उस हिस्से को सर्वश्रेष्ठ शुद्धता के साथ दर्शाते हैं। बाकी क्षेत्रों में मानचित्र बनाने में या बाकी क्षेत्रों की आकृति में, आकार में अशुद्धि आ जाती है, विकृति आ जाती है। इसलिए ये पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए है, पूरे विश्व के मानचित्र के लिए बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। रूढ़ प्रक्षेप सामान्यतया संपूर्ण विश्व के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। थोड़ी बहुत विकृति उसमें सिरों पर मिलती है, लेकिन फिर भी चाहे हम ध्रुवीय क्षेत्र कह लें या हम पूर्व और पश्चिम में बहुत ज़्यादा विस्तार की बात कह लें, वहाँ कहीं कहीं थोड़ी बहुत विकृति दिखती है, लेकिन मोटे तौर पर विश्व के मानचित्र को प्रदर्शित इनमें शुद्धता के साथ किया जा सकता है और एक सामान्य जो अपने उद्देश्य हैं उनकी हम पूर्ति कर सकते हैं इन रूढ़ प्रक्षेपों के माध्यम से। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। किस उद्देश्य से प्रक्षेप की रचना की जा रही है, किस उपयोग में उस प्रक्षेप को लाना है या उस प्रक्षेप पर बने हुए मानचित्र का उपयोग क्या करना है, इस आधार पर भी प्रक्षेपों की रचना की जाती है। ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है, जिसमें कि आकृति शुद्ध होती है। आपने कई बार मानचित्रों पर देखा होगा, वॉल मैप्स पर भी देखा होगा, एटलस में भी देखा होगा। कई बार हमें ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया बड़े चपटे से दिखते हैं, कभी इंडिया भी बहुत मोटा सा दिखता है, कभी बहुत सकरा सा दिखता है। इस तरीके से जो आकृति बिगड़ती है वो उस प्रक्षेप की अशुद्धि की वजह से बिगड़ती है। मतलब सही अप्रोप्रिएट प्रक्षेप अगर यूज किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की आकृति नहीं बिगड़ेगी। तो शुद्ध आकृति प्रक्षेप होते हैं जब हमें किसी क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता होती है। जैसे अगर प्रशासनिक या राजनीतिक उद्देश्यों से अगर मानचित्र की रचना की जा रही है तो ऐसे तो बाउंड्रीज ही गड़बड़ा जाएंगी, इसलिए उस समय में यथाकृतिक प्रक्षेप की रचना की जाती है, जिसमें आकृति पूर्ण शुद्धता के साथ दर्शाई जा सके। इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जब हम किसी क्षेत्र का पूर्ण शुद्धता के साथ दर्शाना चाहते हैं तो उस मानचित्र की रचना के लिए सम क्षेत्रफल प्रक्षेपों की रचना की जाती है। सम क्षेत्रफल प्रक्षेप सामान्यतया, अधिकांशतः बल्कि कहना चाहिए कि किसी भी तत्व के वितरण को दिखाने के लिए उपयुक्तता से प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर करेक्ट डायरेक्शन, जब वायु मार्गों से संबंधित मानचित्र बनाना हो, समुद्री मार्गों से संबंधित मानचित्र बनाने हो, मतलब कहीं भी हमें मानचित्र में मार्ग दिखाने हो, धाराएं दिखानी हो, वायु के प्रवाह दिखाने हो, वहाँ दिशा बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के मानचित्रों को बनाने के लिए जिन प्रक्षेपों को आधार बनाया जाता है वो शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं। करेक्ट डायरेक्शन दिखाया जाता है, जैसे कि मर्केटर प्रोजेक्शन है। इस तरीके से हम उद्देश्य के आधार पर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रक्षेप बनाना है या कौन से प्रक्षेप के आधार पर मानचित्र बनाना है। तो जब हम किसी भी क्षेत्र का मानचित्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमें उस क्षेत्र में क्या दिखाना है।
राजनीतिक बाउंड्रीज दिखानी है, या हमें किसी तत्व विशेष का वितरण दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाना है, या हमें किसी क्षेत्र में प्रवाह दिखाना है, वायु मार्ग दिखाने हैं, ये किस प्रकार का दिखाना है और किस क्षेत्र में दिखाना है, वो क्षेत्र विशेष किन अक्षांशों में स्थित है, वो उपयुक्तता के साथ कौन सा मानचित्र बन सकता है, वो होगा कॉनिकल, सिलेंड्रिकल, जेनिथल, डिपेंड करता है उस पर, जिससे कि उन अक्षांश देशांतर रेखाओं के क्षेत्र में कौन सा सबसे उपयुक्त है। लेकिन किस उद्देश्य से बनाना है उस पर डिपेंड करता है कि उस कॉनिकल, सिलेंड्रिकल और जेनिथल में भी पर्टिकुलर कौन सा जो उपविभाग किया जाता है वो कौन सा प्रक्षेप बनाया जाना चाहिए। तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन है ये मोटे तौर पर मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण है। इनको जब हम और माइन्यूटली देखते हैं, इनके और स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, तो इन सभी वर्गों को कोऑर्डिनेट करते हुए, कंपाइल करते हुए, और फिर हम निर्णय लेते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के मानचित्र की रचना के लिए किस प्रक्षेप की रचना की आवश्यकता है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम इन प्रक्षेपों की और जो इनका उपवर्गीकरण है उसकी बात करेंगे, और ये देखेंगे कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है, उसकी क्या उपयोगिता है और उसकी रचना प्रक्रिया क्या है। आपको फाइल में कौन कौन से प्रक्षेप किस तरह से बनाने हैं, हम उसकी रचना विधि को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।